हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। जंतुओं का वर्गीकरण में सबसे पहले जो जंतुओं को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, एक कोशिकीय स्तर वाले या कोशिकीय स्तर का शरीर संगठन वाले जीव यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करने वाले, और दूसरा जो ऊतक यानी कि टिश्यू, ऊतक अंग यानी कि टिश्यू ऑर्गन या अंग तंत्र यानी कि ऑर्गन सिस्टम प्रकार का शरीर संगठन प्रदर्शित करते हैं। इन्हें यूमेटाजोआ कहते हैं। और इस कोशिकीय स्तर के शरीर संगठन वाले जीव बेसिकली दो होते हैं, मीजोजोआ और पैराजोआ। और पैराजोआ में हमें पॉरीफेरा पढ़ना होता है, मीजोजोआ हमें नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो पैराजोआ के अंदर संघ पॉरीफेरा पढ़ते हैं। और संघ पॉरीफेरा के जो दो सबसे प्रमुख लक्षण क्या है कि इनकी पूरी बॉडी में छोटे छोटे पोर्स यानी कि छिद्र होते हैं, इसीलिए इनको पॉरीफेरा कहते हैं। यानी कि ये पहले पोर बियरिंग एनिमल्स है, अर्थात पोर युक्त जंतु हैं। और इनकी पूरी बॉडी पर पोर्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। दूसरा, इनमें विशेष सेल्स पाई जाती है जिसे बोलते हैं हम कीप कोशिका, यानी कि कोएनोसाइट सेल्स, जो डाइजेशन में, पाचन में हेल्प करती है और वाटर करंट बनाती है जिससे पानी इनकी बॉडी में अंदर प्रवेश करता है। और तीसरा, इनमें नाल तंत्र यानी कि कैनाल सिस्टम पाया जाता है, क्योंकि इनमें केवल सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, अर्थात इनमें टिश्यूज एब्सेंट होते हैं, ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। इसीलिए इनके बॉडी के काम करने के लिए इनकी जो बॉडी वाल होती है, देहभित्ति होती है, वो कुंडलित होकर, कॉइल्ड होकर विभिन्न प्रकार की कैनाल्स बनाती है, नाल बनाती हैं। और इन नाल्स के थ्रू होता हुआ जल बाहर से अंदर और अंदर से बाहर निकलता है, और इस सिस्टम को बोलते हैं हम नाल तंत्र। तो ये पहले वो एनिमल्स हैं जिनमें पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। और इनका विशिष्ट लक्षण क्या है कि इनमें विशेष कीप कोशिका यानी कि कोएनोसाइट सेल पाई जाती है, जो एनिमल किंगडम में, जंतु जगत में इनके अलावा किसी में नहीं पाई जाती। ऐसा लक्षण जो केवल एक ग्रुप में होता है और बाकी कहीं नहीं होता, उसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर यानी कि विभेदनीय लक्षण। और इनमें विशेष नाल तंत्र पाया जाता है जो जल्दी से, जो और कहीं नहीं पाया जाता। इसके बाद यूमेटाजोआ में ऐसे जीव रखे गए हैं, ऐसे जंतु रखे गए हैं जिनके अंदर या तो ऊतक स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है, या ऊतक अंग प्रकार का शरीर संगठन पाया जाता है, या अंग तंत्र प्रकार का शरीर संगठन पाया जाता है। और इन्हें हम यूमेटाजोआ बोलते हैं। और इनमें पाचन तंत्र उपस्थित होता है, यहाँ पर पाचन तंत्र भी उपस्थित नहीं होता। ऊतकों का विभेदन होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ ऊतक भी नहीं होते, और डिवीजन ऑफ लेवर भी बहुत कम होता है। यहाँ पर नर्वस टिश्यू भी प्रेजेंट नहीं होते जल्दी से, बहुत कम सेल्स ऐसी होती है जो नर्वस टिश्यू की तरह काम करती हैं। तो यहाँ पर यूमेटाजोआ को अब दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, अरेय सममितीय और द्विपार्श्व सममितीय, यानी कि रेडियल सिमेट्रिकल और बाइलेटरल सिमेट्रिकल। इस जगह पर ऐसे जीव रखे गए हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, यानी कि अरेय सममिति पाई जाती है। और इसमें हमें निडेरिया, जिसे पहले सीलेंट्रेटा कहते थे, और टीनोफोरा पढ़ने हैं। पहले जो सीलेंट्रेटा था उसमें निडेरिया के जो मेंबर सब हैं वो भी रखे जाते थे, और जो टीनोफोरा के सदस्य हैं वो भी रखे जाते थे। लेकिन बाद में जब वैज्ञानिकों ने देखा कि टीनोफोरा बिल्कुल ही अलग लक्षण प्रदर्शित करने वाला जीव है, इनसे समानता तो प्रदर्शित करता है लेकिन उसमें अनेक लक्षण असमान होते हैं, इसीलिए उसके मेंबर्स को निकालकर अलग माइनर फाइलम में रख दिया, जैसे टीनोफोरा कहा गया। जो शेष बचे मेंबर्स थे उनको निडेरिया में कहते हैं। लेकिन सीलेंट्रेटा काफ़ी पॉपुलर वर्ड है, इसीलिए आज भी वो यूज़ हो जाता है, लेकिन अब सही वर्ड निडेरिया है। निडेरिया में भी दो तीन खास बातें पाई जाती हैं। क्या कि इनके अंदर विशेष सेल्स पाई जाती है, नीडियोब्लास्ट, स्टिंगिंग सेल्स बोलते हैं इनको, नीडियोब्लास्ट बोलते हैं। और इनके अंदर एक जहर होता है हाइप्नोटॉक्सिन, और ये हाइप्नोटॉक्सिन किसी भी बॉडी
ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डाल दिया जाता है, वो लगभग पैरालाइज हो जाता है। अगर वो शिकार है, छोटा है तो उसे खा लेते हैं ये, और अगर वो बड़ा है तो उससे बचकर भाग जाते हैं। दूसरा, जो नाइडेरिया है, इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, और जो न्यूडियोब्लास्ट सेल्स है एनिमल किंगडम में इनके अलावा कहीं नहीं पाई जाती है, और ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और यहाँ पर अभी भी ये भी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, ये भी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, लेकिन ये पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। और इनमें टिश्यूज़ का विभेदन होना स्टार्ट हो जाता है और नर्वस सिस्टम अब इनमें बनने लगता है। लूज नेट के रूप में इनके अंदर एक नर्वस सिस्टम उपस्थित होता है। टिनोफोरा में जो विशिष्ट लक्षण है, इनमें 8 कॉम्प्लेट पाई जाती हैं जो कंघे के समान दिखाई देती है, इसलिए वो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। कोलोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती है विशेष, लासो सेल्स विशेष प्रेजेंट होती है जो एनिमल किंगडम में कहीं और दिखाई नहीं देती है। इसके अलावा द्विपार्श्व समिति में अब 3 प्रकार के एनिमल्स पढ़ने हैं। अदेहगुह्य यानी कि एसिलोमेट, कूटगुह्य यानी कि सूडियोसिलोमेट, और देहगुह्य यानी कि सिलोमेट या यूसिलोमेट। एसिलोमेट यानी कि अदेहगुह्य एनिमल्स, इनमें सिलोम अनुपस्थित होती है, यानी कि देह गुहा अनुपस्थित। इसमें कूट गुहा पाई जाती है, और इसमें वास्तविक यानी कि ट्रू देह गुहा पाई जाती है। इसके अंदर प्लेटीहेल्मिन्थीज पढ़ना है। इसके अंदर एसके हेल्मिन्थीज पढ़ने हैं, जिसका एक ग्रुप निमेटोड होता है, इसलिए कभी कभी इसको निमेटोहेल्मिन्थीज या निमेटोडा भी नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर 2 ग्रुप्स पढ़ने हैं, प्रोटोस्टोमेट्स और ड्यूटेरोस्टोमेट्स। प्लेटीहेल्मिन्थीज का खास बात क्या है कि प्लेटीहेल्मिन्थीज चपटे कर्मी कहलाते हैं। इनकी बॉडी रिबन के समान चपटी होती है, और इनमें फ्री लिविंग और यानी कि स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। प्लेनेरिया एक स्वतंत्र जीवी होता है, जबकि जो फीताकर्मी होता है वो एक परजीवी जंतु होता है। प्लेनेरिया में खास बात क्या होती है कि प्लेनेरिया में रीजनरेशन की अपार क्षमता होती है, पुनरुद्भवन की अपार क्षमता होती है। पुनरुद्भवन की जो क्षमता है, पुनरुद्भवन का मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी का, ऑर्गेनिज्म का बॉडी का पार्ट एक्सीडेंटली टूटकर अलग हो जाता है या वो कट जाता है, तो वो पार्ट दोबारा आ जाए, या कटे हुए पार्ट से पूरी नई बॉडी का बनना रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन कहलाता है। पुनरुद्भवन की जो क्षमता होती है, एक तो पॉरीफेरा यानी कि इन्हें सामान्य भाषा में स्पंज कहते हैं, इनमें पाई जाती है। निडेरिया का मेंबर्स होता है हाइड्रा, उसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। प्लेटीहेल्मिन्थीज का मेंबर है प्लेनेरिया, उसमें बहुत अधिक पाई जाती है। और जो इकायोडर्मेटा के मेंबर्स हैं, इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत अधिक पाई जाती है। अब जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है, ये स्वतंत्र जीवी भी हो सकते हैं और परजीवी भी हो सकते हैं। इनकी बॉडी लंबी पतली होती है और वो रिबन के समान फ्लैट होती है, चपटी होती है, इसलिए इनको चपटे कर्मी बोलते हैं। इनकी बॉडी गोल राउंड होती है और इसीलिए इनको राउंड वर्म्स बोलते हैं। और इनकी खास बात क्या है कि इनमें कूट गुहा उपस्थित होती है, यानी कि सूडियोसिलोम उपस्थित होती है। कूट गुहा का मतलब एक ऐसी गुहा, एक ऐसी कैविटी जो ब्लास्टोसील से बनती है, ना कि मेसोडर्म से बनती है, कूट गुहा कहलाती है। और इसमें हमें एसके हेल्मिन्थीज पढ़ना है, जिन्हें हम निमेटोड्स भी बोलते हैं। देहगुह्य यानी कि सीलोमेट एनिमल्स या यूसिलोमेट एनिमल्स, इनमें वास्तविक देहगुहा पाई जाती है। अब इसमें 2 ग्रुप्स होते हैं, प्रोटोस्टोमेट्स और ड्यूटेरोस्टोमेट्स। प्रोटोस्टोमेट्स वे एनिमल्स जिनमें ब्लास्टोपोर से माउथ का निर्माण होता है या माउथ का निर्माण ब्लास्टोपोर के निकट होता है, जबकि ड्यूटेरोस्टोमेट वे एनिमल्स होते हैं जिनमें ब्लास्टोपोर से एनस का निर्माण होता है या एनस का निर्माण ब्लास्टोपोर के समीप होता है। अब इसमें हमें 3 चीज़ें पढ़नी हैं
संघ एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इसमें भी 3 पढ़नी, इकायोडर्मेटा, हेमिचोर्डेटा और कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। एनिलिडा में खास बात क्या है कि इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। पहली बार इनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स डेवलप हुई, पहली बार इनमें हार्ट डेवलप हुआ, और इनकी बॉडी लंबी पतली होती है और जो बाहर से अंदर से दोनों से सोमाइट्स में या खंडों में बटी हुई होती है, इसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। इनमें भी बॉडी बाहर से तो बटी होती है लेकिन सामान्यतः अंदर से बटी हुई नहीं होती है, और ये सतही सेगमेंटेशन यानी कि जो सतही खंडी भवन कहलाता है। ऑर्थ्रोपोडा जो वर्ड बना है वो ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन से, ऑर्थो और पोडा का मतलब होता है फुट या पैर, क्योंकि इनमें जॉइंट अपेंडेजेस यानी कि संयुक्त उपांग पाए जाते हैं। इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? संयुक्त उपांग पाए जाते हैं। जिनमें कई पार्ट से मिलकर बना होता है। जो मेम्ब्रेन उनको जोड़ती है वो आर्थोडियल मेम्ब्रेन कहलाता है, इसलिए इनका नाम है आर्थ्रोपोडा। और ये पूरे एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है, संघ है, और इसकी जो क्लास इंसेक्टा वो सबसे बड़ी क्लास होती है। और हर 10 में से 8-9 जो जंतु होते हैं वो ऑर्थोपोडा से बिलोंग करते हैं। इनमें संयुक्त आँख यानी कि कंपाउंड आई जैसी संरचनाएं भी उपस्थित होती हैं। इंसेक्ट्स, अधिकांश इंसेक्ट्स में फ्लाइंग की क्षमता उपस्थित होती है, उड़ने की क्षमता उपस्थित होती है। मोलस्का में जो 2 खास बातें हैं कि एक तो ये बहुत ही सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं, अर्थात ये नॉर्मली अनसेगमेंटेड होते हैं, जो खंडों में बटे हुए नहीं होते हैं, प्लस इनके बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, इसीलिए इनकी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इनकी बॉडी के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का और कुछ प्रोटीन का एक शेल प्रेजेंट होता है। मेंटल, फुट और विसरल मास में इनकी बॉडी बटी हुई होती है, और इनमें एक रेस्पिंग ऑर्गन यानी काटने वाला ऑर्गन होता है जिसे रेडुला कहते हैं, जो इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है। इकायोडर्मेटा में जो खास बात है, तो अब जो इकायोडर्मेटा है उनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनके अंदर ड्यूल सिमेट्री यानी कि दोहरी सममिति पाई जाती है। इनका लार्वा द्विपार्श्व सममित होता है, लेकिन जो इनका एडल्ट होता है वो रेडियल सिमेट्रिकल होता है, अरीय सममिति होती है। अब हमें लगेगा कि जब इसमें एडल्ट जो है अरीय सममिति वाला होता है तो इसको इस ग्रुप में पढ़ना चाहिए था। यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको? यानी कि ये क्लासिफिकेशन में हमें एक बात और याद रखनी है कि जो भी ऑर्गेनिज्म पहले होता है वो आदिम होता है, प्रिमिटिव होता है, लेस डेवलप्ड होता है, और जो आगे होता है वो उससे एडवांस्ड होता है, विकसित होता है, जो सबसे लास्ट में होता है वो सबसे ज़्यादा विकसित होता है। इसका मतलब कि इकायोडर्मेटा इन सब से जितने भी हैं ये सबसे ज़्यादा एडवांस नज़र आ रहा है, लेकिन इसका जो नर्वस सिस्टम है वो निडेरिया जैसा होता है, इसकी जो सम्मिति है वो निडेरिया जैसी होती है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये यहाँ क्यों पढ़ा जा रहा है, यहाँ क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है? पहली बात ये है कि सीलोम इनमें होती ही नहीं है, लेकिन इसमें सीलोम पाई जाती है, और सीलोम भी कौन सी पाई जाती है? एंट्रोसीलोम पाई जाती है। ये ड्यूटेरोस्टोमेट्स में एंट्रोसीलोम होती है और इसमें शाइजोसीलोम होती है। शाइजोसीलोम एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है यानी कि लेस डेवलप्ड कैरेक्टर है, आदिम लक्षण है यानी कि कम विकसित लक्षण है, जबकि एंट्रोसीलोम की उपस्थिति जो है वो एक एडवांस कैरेक्टर है यानी कि वो एक विकसित लक्षण है। और इकायोडर्मेटा में सीलोम पाई जाती है, वो भी कौन सी? एंट्रोसीलोम, जो एडवांस कैरेक्टर है, इसीलिए इनको यहां ना पढ़कर इसके बाद पढ़ते हैं और इसको द्विपार्श्व सम्मिति वाले ग्रुप में पढ़ते हैं, जबकि इसकी एडल्ट की जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है? अरीय होती है, रेडियल होती है। इसीलिए रेडियल सिमेट्री होने के बावजूद, नर्वस सिस्टम में निडेरिया के समान होने के बावजूद इसको हम यहाँ पढ़ते हैं। और इकायोडर्मेटा की ये खास बात है कि इसके अंदर दोहरी यानी कि ड्यूल सिमेट्री यानी कि सम्मिति पाई जाती है, और ये सम्मिति में एडल्ट जो होता है वो तो रेडियल सिमेट्रिकल होता है, लेकिन लार्वा क्या होता है? वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है। दूसरी खास बात क्या है इकायोडर्मेटा में कि इनमें ट्यूब फीट पाई जाती है लोकोमोशन के लिए, और जो अन्य कार्यों में भी हेल्प करती हैं। इसके अलावा जो इकायोडर्मेटा है उसके अंदर ऑर्गन्स
बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते और इकांडरमेटा में स्पेशल सिस्टम पाया था, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जल संवहन तंत्र, जो इसके अलावा किसी भी ग्रुप में नहीं पाया जाता है। विशेष पेडिसिलियरी पाई जाती है इनमें सफाई के लिए, और इनमें अधिकांश मेंबर्स में रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन की अपार क्षमता होती है, बहुत अधिक क्षमता होती है। और कितने ही इकांडरमेटा ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर के विसरल ऑर्गन्स को भी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, इसे ईविसरेशन बोलते हैं। विसरल ऑर्गन्स क्या होते हैं? वे ऑर्गन्स जो सीलोम के अंदर उपस्थित होते हैं, आंतरिक होते हैं, डेलिकेट होते हैं, कोमल होते हैं, नाजुक होते हैं, जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हम उन्हें विसरल ऑर्गन या खाली विसरा कहते हैं। तो कितने ही इकांडरमेटा ऐसे होते हैं जो अपने विसरल ऑर्गन्स को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, कुछ अपनी फीट्स को, अपने पार्ट्स को बाहर निकाल देते हैं शत्रु से बचने के लिए और उसको दोबारा से रीजनरेट कर लेते हैं। कुछ अपनी बॉडी के अंदर का जो पार्ट है पूरा विसरा, उसको बॉडी से बाहर निकाल के फेंक देते हैं और बाद में उसको दोबारा से रीजनरेट कर लेते हैं। तो इकांडरमेटा के ये विशिष्ट लक्षण हो गए। हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा को पहले कॉर्डेटा के अंदर रखते हैं। हेमी माने होता है हाफ, कॉर्डेटा मतलब कॉर्डेटा। अब जो कॉर्डेटा है उस कॉर्डेटा के 4 प्रमुख लक्षण होते हैं। जो सबसे प्रमुख लक्षण है वो है नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। तो सबसे पहला लक्षण है नोटोकॉर्ड कॉर्ड उपस्थित। तो सबसे प्रमुख लक्षण है नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। दूसरा होता है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड यानी कि पृष्ठीय, एक खोखली पृष्ठीय नर्व कॉर्ड। और तीसरा फेरिंजियल ग्लिट्स, यहाँ पर ग्रसनीय क्लोम दरारें पाई जाती हैं। चौथा होता है पोस्ट एनल टेल यानी कि पूंछ। तो ये 4 लक्षण होते हैं जो कॉर्डेटा के सबसे प्रमुख लक्षण है। सबसे प्रमुख लक्षण है नोटोकॉर्ड की उपस्थिति यानी कि पृष्ठ रज्जु का पाया जाना। हेमिकॉर्डेटा को पहले कॉर्डेटा में रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि इसके अंदर भी एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे नोटोकॉर्ड माना जाता था। लेकिन बाद में जब अध्ययन किया गया तो इसे देखा गया कि ये नोटोकॉर्ड नहीं है। क्योंकि नोटोकॉर्ड क्यों नहीं है? नोटोकॉर्ड मीजोडर्म से ओरिजिनेट होती है, उसका उद्भव जो होता है वो मीजोडर्म से होता है। प्लस वो लार्ज यानी कि बड़ी वैक्यूलेटेड सेल से बनी होती है और उसका ओरिजिन जो होता है वो मीजोडर्म से होता है। लेकिन जो इसके अंदर रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसे बक्कल डायवर्टिकुलम या स्टोमेडियम बोलते हैं, तो बक्कल डायवर्टिकुलम का जो उद्भव होता है वो गट यानी कि आहार नाल से एक आउटग्रोथ यानी कि अतिवृद्धि के रूप में होता है, जो वास्तविक नोटोकॉर्ड नहीं होती। क्योंकि वास्तविक नोटोकॉर्ड का जो निर्माण होता है वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है और वो मीजोडर्म से बनती है और उसकी सेल्स भी वैक्यूलेटेड होती है, बड़ी होती है। लेकिन इनकी सेल्स वैक्यूलेटेड नहीं होती, बड़ी सेल्स नहीं होती है और संरचना में भी वो नोटोकॉर्ड से भिन्न होती है। इसीलिए अब इसके अंदर जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड जिसे माना जाता था पहले, वो नोटोकॉर्ड है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या? जो कॉर्डेट का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण नोटोकॉर्ड की उपस्थिति है वो उसके अंदर नहीं होता है। इसीलिए हेमिकॉर्डेटा को पहले कॉर्डेट्स में पढ़ते थे, लेकिन अब उस कॉर्डेटा से निकाल दिया गया है और अब इसको नॉन कॉर्डेट्स में पढ़ते हैं और इसको एक अलग फाइलम बना दिया गया जिसमें हेमिकॉर्डेटा होते हैं और इसकी बॉडी जो होती है वो नॉन कॉर्डेट्स के कैरेक्टर शो करती है, ना कि कॉर्डेट्स के। कॉर्डेट के कैरेक्टर तो फेरिंजियल स्लिट्स टाइप स्ट्रक्चर्स होती हैं। कुछ ही कैरेक्टर्स होते हैं जो कॉर्डेट्स के होते हैं, लेकिन बाकी अधिकांश कैरेक्टर्स में ये नॉन कॉर्डेट्स को फॉलो करती है। नॉन कॉर्डेट्स के कैरेक्टर होते हैं। और कॉर्डेटा वो ग्रुप होता है जिसके अंदर नोटोकॉर्ड भ्रूणीय अवस्था में, जंतुओं में भ्रूणीय अवस्था में नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है, पाई जाती है। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड यानी कि पृष्ठीय खोखली नर्व कॉर्ड पाई जाती है और ग्रसनीय क्लोम दरारें पाई जाती हैं और एक पोस्ट एनल टेल यानी कि पूंछ पाई जाती है। ये मेन कैरेक्टर हैं जो कॉर्डेटा के होते हैं। कॉर्डेटा को हम डिटेल में अलग से पढ़ते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।